आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में करना शुरू किया था। पिछली वीडियो में रूल नंबर 15 तक हमने किया था, आज हम आगे करना शुरू करेंगे। रूल नंबर 16 है विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट एंड अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। किसी भी डाक वस्तु को जब आप पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट करने के बाद अगर आप उसको डाक से निकालना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि प्राप्तकर्ता को उसका वितरण किया जाए, या फिर जिस पते पर आपने वो डाक वस्तु भेजी है उस पते में आप परिवर्तन करना चाहते हैं उस डाक वस्तु को पोस्ट करने के बाद, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जाएगा? द सेंडर ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया, एक ऐसी डाक वस्तु जिसे भारत से पोस्ट किया जाता है, एंड एड्रेस्ड टू एनी कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ यूनियन, और किसी ऐसे देश को भेजा जाता है जो देश यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश हो, कैन हैव द आर्टिकल विड्रॉन और इट्स एड्रेस अल्टर्ड, तो उस डाक वस्तु का प्रेषक उस डाक वस्तु को डाक से निकाल भी सकता है और उसके पते में भी परिवर्तन कर सकता है। तो एक ऐसी डाक वस्तु जिसे भारत से पोस्ट किया जाता है और किसी ऐसे देश को भेजा जाता है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश हो, उस डाक वस्तु का प्रेषक उस डाक वस्तु को डाक से निकाल भी सकता है और उसके पते में भी परिवर्तन कर सकता है। कैसे किया जाएगा? आर्टिकल कैन बी विड्रॉन और इट्स एड्रेस अल्टर्ड विदाउट अ रेफरेंस टू और कंसेंट टू एड्रेसी विद फॉलोइंग कंडीशंस। नीचे शर्तें दी गई हैं, अगर वो डाक वस्तु इन शर्तों को पूरा करती है तो उसे डाक से निकाला जा सकता है या उसके पते में परिवर्तन किया जा सकता है। अब डाक वस्तु को चाहे आपने डाक से निकालना है, चाहे उसके पते में परिवर्तन करना है, ये दोनों चीज़ें प्राप्तकर्ता के निर्देश या प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना की जा सकती हैं। यानी कि इन चीज़ों के बारे में प्राप्तकर्ता को बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। जिसके लिए वो डाक वस्तु भेजी जा रही है उसको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, उसकी सहमति की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर डाक वस्तु इफ़ इट हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड टू एड्रेसी, अगर डाक वस्तु प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं की गई है, अगर डाक वस्तु अभी तक प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंची है, तो उस डाक वस्तु को डाक से निकाल सकते हैं या उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं। इट हैज़ नॉट बीन इंटरसेप्टेड बाई कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, अगर गंतव्य देश द्वारा उस डाक वस्तु को रोका ना गया हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इट्स लेजिस्लेशन, जो डाक वस्तु का गंतव्य देश है उस गंतव्य देश के कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अगर डाक वस्तु को इंटरसेप्ट ना किया गया हो तो अब भी उस डाक वस्तु को डाक से निकाल सकते हैं या उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं। इट हैज़ नॉट बीन कन्फिस्केटेड और डिस्ट्रॉयड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज बिकॉज ऑफ इनफ्रिगमेंट ऑफ प्रोहिबिशंस प्रेस्क्राइब्ड, निर्धारित निषेधों का अगर उल्लंघन करती हुई वो डाक वस्तु पाई जाती है तब उसको डाक से नहीं निकाल सकते या उसके पते में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अगर डाक वस्तु को जो निर्धारित प्रतिबंध है, निर्धारित प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जब्त नहीं किया गया हो या नष्ट नहीं किया गया हो, तब भी आप उसको डाक से निकाल पाएंगे, उसके पते में परिवर्तन कर पाएंगे। और ऐसा आप प्राप्तकर्ता की सहमति या प्राप्तकर्ता के निर्देशों के बिना कर सकते हैं। तो ऐसी डाक वस्तु जिसे भारत से पोस्ट किया जाता है, किसी ऐसे देश को भेजा जाता है जो देश यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश हो, उस डाक वस्तु को डाक से निकाला भी जा सकता है, उसके पते में भी परिवर्तन किया जा सकता है और इसके लिए प्राप्तकर्ता के निर्देश या सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि वो डाक वस्तु अभी प्राप्तकर्ता को वितरित ना की गई हो। दूसरी बात, वो जिस देश के लिए भेजी गई है या गंतव्य देश के कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस डाक वस्तु को रोका ना गया हो या जो भी निर्धारित प्रोहिबिशंस हैं, प्रतिबंध हैं, उनके अनुसार किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उस डाक वस्तु को कन्फिस्केट या डिस्ट्रॉय ना किया गया हो। ऐसी सब कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करती है तो उस डाक वस्तु को डाक से निकाल भी सकते हैं और उसके पते में भी परिवर्तन कर सकते हैं।
अब कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा? For this purpose, he should submit a written application accompanied by a fees in the form of postage stamps. इसके लिए प्रेषक को एक लिखित आवेदन देना होगा। लिखित आवेदन के साथ फीस का या शुल्क का भुगतान भी करना होगा, और जो फीस का भुगतान किया जाएगा वो डाक टिकटों के रूप में किया जाएगा। और साथ में क्या चाहिए? अ सील्ड कवर कंटेनिंग अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर विड्रॉइंग द आर्टिकल और अल्टरिंग द एड्रेस। आपको अगर डाक वस्तु के पते में परिवर्तन करना है या उसको डाक से निकालना है तो प्रेषक को इसके लिए एक रिटन एप्लीकेशन देनी होगी, लिखित आवेदन देना होगा। लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान डाक टिकटों के रूप में करना होगा, और साथ में एक सील्ड कवर में क्या देना होगा? एक स्टेटमेंट देनी होगी। क्या स्टेटमेंट देनी होगी? कि क्यों आप उस डाक वस्तु को डाक से निकालना चाहते हैं या क्यों उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस तरह का रीजन बताते हुए एक स्टेटमेंट आपको सील्ड कवर में रिटन एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। तो डाक वस्तु को डाक से निकालने के लिए या उसके पते में परिवर्तन करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक रिटन एप्लीकेशन चाहिए, दूसरा आपको शुल्क का भुगतान करना है, तीसरा आपको एक सील्ड कवर में एक स्टेटमेंट देनी है, जो स्टेटमेंट ये बताएगी कि किस रीज़न से या किस कारण से आप डाक वस्तु को डाक से निकाल रहे हैं या उसके पते में परिवर्तन कर रहे हैं। The application may be handed over in any sub or head post office, preferably the ऑफिस इन विच द आर्टिकल वाज पोस्टेड। अब ये जो आवेदन आपके द्वारा दिया जाएगा डाक वस्तु को डाक से निकालने या उसके पते में परिवर्तन करने के लिए, कहाँ पर दिया जाएगा? आप इसको किसी भी सब पोस्ट ऑफिस में या किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस में हैंड ओवर कर सकते हैं। डाक वस्तु के डाक से निकालने के लिए या उसके पते में परिवर्तन करने के लिए आवेदन या एप्लीकेशन किसी भी सब पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस में दिए जा सकते हैं। लेकिन आपको बोलना चाहते हैं कि अगर कोशिश करनी है जहां से आर्टिकल पोस्ट किया था वहीं पर आप उसके लिए आवेदन करें। इफ आर्टिकल वाज रजिस्टर्ड, अगर आपके द्वारा भेजी गई डाक वस्तु पंजीकृत थी, देन प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिप्ट विल एक्सपीडाइट एक्शन। तो आप अगर साथ में रजिस्टर्ड रिसिप्ट दे देते हैं आवेदन के साथ, तो इससे क्या हो जाएगा? कार्यवाही में और अधिक तेजी हो जाएगी, यानी कि और अधिक उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाएगी। The request will normally be forwarded by surface means beyond India। अब भारत के बाहर जब उस आवेदन को भेजा जाएगा, जिस देश के लिए आपने आर्टिकल भेजा था उस देश के लिए जब उस आवेदन को भेजा जाएगा तो भारत की सीमा के बाहर उसे सतह मार्ग के माध्यम से भेजा जाएगा। If the sender desires that the request should be forwarded by air, लेकिन अगर प्रेषक यह चाहता है कि उसका आवेदन भारत की सीमाओं के बाहर बाई एयर भेजा जाए, हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाए, he should pay air surcharges, तो उसको इसके लिए एयर सरचार्ज का भुगतान करना होगा, हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा। कितना हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा? एप्लीकेबल टू कंट्री कंसर्न्ड फॉर अ लेटर वेइंग 10 ग्राम्स। जिस देश के लिए आप आवेदन भेज रहे हैं उस देश को अगर आपने एक लेटर भेजना हो, उस लेटर को भेजने के लिए आपसे जितने एयर सरचार्जेस लिए जाएंगे, अगर उसका वजन 10 ग्राम हो उतने ही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे आपके आवेदन को भारत की सीमा के बाहर बाई एयर भेजने के लिए, हवाई डाक के माध्यम से भेजने के लिए। तो भारत की सीमा के बाहर आपका आवेदन सतह मार्ग के माध्यम से भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आवेदन हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाए तो इसके लिए आपको एयर सरचार्ज का भुगतान करना होगा। और कितना एयर सरचार्ज का भुगतान करना होगा? डेस्टिनेशन कंट्री को अगर आप एक लेटर भेजते हैं जिसका वजन 10 ग्राम है, उस लेटर के ऊपर जितने चार्जेस बनते हैं उतने ही चार्जेस आपको उस आवेदन को भारत की सीमा के बाहर हवाई मार्ग से भेजने के लिए देने होंगे। The post office will take action to recall the article or have the address altered only if it is satisfied with the genuineness of the request।
अब डाकघर आपके द्वारा दिए गए आवेदन के ऊपर तभी एक्शन लेगा जब आपके द्वारा उस डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए, उस डाक वस्तु को डाक से निकालने के लिए जो भी रीज़न बताया गया है उसकी जेन्युइननेस से अगर सेटिस्फाई पोस्ट ऑफिस होता है तभी डाक वस्तु को रिकॉल किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी for its an inability to recall an article or have the address altered for any reason whatsoever। अब आपने आवेदन कर दिया लेकिन डाकघर किसी भी कारणवश उस डाक वस्तु के पते में परिवर्तन नहीं कर पाया या उस डाक वस्तु को वापस नहीं बुला पाया तो इसके लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है। आपने आवेदन किया, डाकघर अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि आपकी डाक वस्तु को वापस बुला लिया जाए या फिर उसके पते में परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा किसी भी कारण से नहीं हो पाता है तो इस चीज़ के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। When an item is redirected by air after a request for alteration, then air surcharges will be collected from addressee and retained by delivering administration। जब भी किसी डाक वस्तु को इस तरह के आवेदन के बाद हवाई डाक के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, एक डाक वस्तु भेजी। अब डाक वस्तु भेजने के बाद आपने उस डाक वस्तु के पते में परिवर्तन करने के लिए एक आवेदन भेजा, एक एप्लीकेशन भेजी और डाक वस्तु के ऊपर जो एड्रेस लिखा था उस एड्रेस में चेंज कर दिया गया या उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब जब एड्रेस में परिवर्तन कर दिया गया तो उस डाक वस्तु की रिडायरेक्शन की जाएगी, पुनः निर्देशन किया जाएगा। और जब भी इस तरह से उस डाक वस्तु का पुनः निर्देशन हवाई डाक के माध्यम से किया जाता है तो इसके लिए एयर सरचार्जेस का भुगतान करना होगा, हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा। और ये जो हवाई अधिभार का भुगतान है प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा और इस हवाई अधिभार को कौन अपने पास रखेगा, रिटेन्ड बाई डिलीवरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उस डाक वस्तु को वितरित करने वाले प्रशासन के द्वारा अपने पास उस हवाई अधिभार को रखा जाएगा। द फीस पेड फॉर द रिकॉल will not be refunded under any circumstances। आपने डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए जो भी शुल्क का भुगतान किया होगा, कैसे, डाक टिकटों के रूप में, उसको किसी भी स्थिति में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। चाहे पोस्ट ऑफिस आपकी डाक वस्तु को वापस बुला लेता है, चाहे वो बुलाने में असमर्थ रहता है, किसी भी स्थिति में आपके द्वारा भुगतान किया हुआ ये शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 17 है डिलीवरी ऑफ इनवर्ड मेल, आवक डाक का वितरण। एक ऐसी डाक वस्तु जिसे किसी फॉरेन कंट्री से भारत के लिए भेजा जाता है, इनके उसका वितरण भारत में किया जाना हो, कैसे किया जाएगा, सेम एज फॉर इनलैंड आर्टिकल्स। तो किसी भी ऐसी डाक वस्तु का वितरण जो फॉरेन कंट्री से आती है भारत में, जिसका वितरण होना हो, कैसे किया जाएगा, जैसे अंतर्देशीय डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है वैसे ही किया जाएगा। अरेंजमेंट्स आल्सो एग्जिस्ट फॉर द डिलीवरी ऑन ए रिक्वेस्ट ऑफ इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स एट द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा अंतर्देशीय डाक वस्तुओं की तरह तो इनका वितरण किया जाएगा, उसके अलावा एक और ऑप्शन होती है इनके डाक वितरण की, वो क्या है, इनके डाक वितरण की व्यवस्था ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में भी की जाती है। कौन से प्राप्तकर्ताओं के लिए, किन डाक वस्तुओं के लिए, टू एड्रेसेस हु कॉल देयर इन कनेक्शन विद द कस्टम एग्जामिनेशन और अदर फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद देयर आर्टिकल। अब कोई भी डाक वस्तु है अगर फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आती है, उस डाक वस्तु के प्राप्तकर्ता को अगर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में डाक विनियम कार्यालय में बुलाया जाता है, उस डाक वस्तु की कस्टम एग्जामिनेशन के लिए या अन्य किसी फॉर्मेलिटी के लिए, तो उस स्थिति में उस प्राप्तकर्ता को उस डाक वस्तु का वितरण उस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में भी किया जा सकता है। इसके लिए प्राप्तकर्ता को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, तब वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में भी उस डाक वस्तु का वितरण ले सकता है। रूल नंबर 18 है पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयरहाउसिंग चार्जेस। किसी भी डाक वस्तु को रोक कर रखना और उसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस। वेयरहाउसिंग चार्जेस भंडारण शुल्क, यानी कि किसी भी डाक वस्तु को अगर रोक कर रखना पड़े तो उसको भंडारित करने के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे।
if the addressee of any ordinary or value payable inward foreign packet of printed paper और inward foreign small packet और जो printed paper होते हैं इनके लिए, अब ये प्रिंटेड पेपर चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे वो वैल्यू पेबल हो, लेकिन इनवार्ड है इनके फॉरेन कंट्री से भारत में वितरण के लिए कोई भी ऑर्डिनरी या वैल्यू पेबल प्रिंटेड पेपर प्राप्त होते हैं या स्मॉल पैकेट प्राप्त होते हैं, उनका अगर प्राप्तकर्ता फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ इट विद इन 7 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, जिस तारीख को ये वितरण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उस तारीख से 7 दिनों के भी, तो उस तारीख से अगले दिन, उस तारीख से अगले दिन के 7 दिनों के भीतर अगर इनका वितरण लेने में प्राप्तकर्ता असफल रहता है एंड इफ इट इज वेट मोर देन 500 ग्राम्स और इनका वजन 500 ग्राम से ज़्यादा है, और वेयर हाउसिंग चार्ज एट द रेट पर डे कमेंसिंग फ्रॉम द 8th डे, तो इनके ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से आपसे वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे। और कब से लिए जाएंगे? जिस तारीख को आपको ये वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए उसके अगले दिन से 7 दिनों के भीतर अगर आप इनका वितरण नहीं लेते हैं तो 8वें दिन से इनके ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से आपसे वेयर हाउसिंग चार्ज लिए जाएंगे, शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द एड्रेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और ये चार्जेस वितरण के समय प्राप्तकर्ता से लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट के बारे में आपने याद रखना है, फॉरेन कंट्री से अगर भारत में वितरित होने के लिए अगर कोई भी ऑर्डिनरी या वैल्यू पेएबल फॉरेन पैकेट आते हैं प्रिंटेड पेपर्स के या स्मॉल पैकेट आते हैं, स्मॉल पैकेट या प्रिंटेड पेपर क्या होते हैं आगे हम करेंगे उनके बारे में भी, सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए कि प्रिंटेड पेपर या स्मॉल पैकेट अगर फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर आपसे वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे? जिस तारीख को ये पहली बार आपको वितरण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उसके अगले दिन से 7 दिनों के भीतर, ठीक है, प्रस्तुति की तारीख से 7 दिन के भीतर नहीं, जब आपको ये प्रस्तुत किए गए उसके अगले दिन से 7 दिनों के भीतर अगर प्राप्तकर्ता इनका वितरण लेने में असफल रहता है और इनका वजन 500 ग्राम से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर 8वें दिन से वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे और प्रतिदिन के हिसाब से लिए जाएंगे। एक दिन के वेयर हाउसिंग चार्जेस दूसरे दिन के इस तरह से लिए जाएंगे और ये वितरण के समय प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाते हैं। इफ द अबव आर्टिकल्स आर एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट, अगर ये डाक वस्तु यानी कि जो प्रिंटेड पेपर हैं या स्मॉल पैकेट हैं पोस्ट रेस्टेंट की तरह इन्हें भेजा जाता है तो यहाँ पे सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी की थी कि अगर आपका पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल है कितने दिनों तक उनको डाक घर में रोक कर रखा जाता है। तो अगर इन सभी डाक वस्तुओं को जैसे प्रिंटेड पेपर हैं या स्मॉल पैकेट हैं पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित किया गया हो एंड आर नोट टेकन डिलीवरी ऑफ विद इन 7 days फॉलोइंग द डेट ऑफ अराइवल इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण के कार्यालय में जिस दिन ये पहुंचते हैं उसके अगले दिन से 7 दिनों के भीतर अगर प्राप्तकर्ता इनका वितरण लेने में विफल रहता है द वेयर हाउसिंग चार्जेस शैल बी लीव्ड फ्रॉम द 8th डे, तो इनके ऊपर भी वेयर हाउसिंग चार्जेस कब से लिए जाएंगे? 8वें दिन से लिए जाएंगे। वेयर हाउसिंग चार्जेस आपसे पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर भी लिए जाते हैं अगर पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल प्रिंटेड पेपर है या स्मॉल पैकेट है। जिस तारीख को ये ऑफिस ऑफ डिलीवरी में पहुंचते हैं उसके अगले दिन से 7 दिनों के भीतर अगर प्राप्तकर्ता इनका वितरण नहीं ले पाता है तो वेयर हाउसिंग चार्जेस 8वें दिन से इनके ऊपर लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट एक्सेप्ट वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स आर डिटेन्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month, तो ये सेम अवधि है रोकने की जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया था कि अगर किसी भी आर्टिकल को पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के रूप में भेजा गया, और यहाँ पे किसकी बात की गई है? प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट की बात की गई है कि अगर प्रिंटेड पेपर या स्मॉल पैकेट को पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स की तरह भेजा गया है, वैल्यू पेएबल की तरह नहीं, सिर्फ नॉर्मल पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल है, तो ऐसी स्थिति में इनको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। ऑफिस ऑफ डिलीवरी यानी कि जहां से इनका वितरण होना है वहां पर मैक्सिमम 1 महीने की अवधि के लिए इनको रोक कर रखा जाएगा। और अगर इन्हें वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के रूप में भेजा गया हो तो इनको सिर्फ 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर रखा जा सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं अनडिलीवरेबल पोस्टल आर्टिकल्स लाइक, ऐसी डाक वस्तुएं जिनका वितरण नहीं हो सकता है, जैसे refused or omitted to take delivery within time specified in notice, जैसे नोटिस में निर्धारित किए हुए समय के भीतर प्राप्तकर्ता डाक वस्तु का वितरण लेने में असफल रहता है या उस डाक वस्तु का वितरण लेने से मना कर देता है, या ऐसी डाक वस्तु जिसका प्राप्तकर्ता बिना कोई निर्देश दिए भारत छोड़कर जा चुका हो, या ऐसी डाक वस्तु का प्राप्तकर्ता जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है जिसे आप वो डाक वस्तु दे सकें, तो ऐसी डाक वस्तुओं को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में कभी भी रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 19, रीडायरेक्टेड कोरेस्पोंडेंस के बारे में, पुनः निर्देशित पत्राचार के बारे में। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी हमने रिडायरेक्शन के बारे में किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रिडायरेक्शन है, क्योंकि भारत से आप डाक वस्तु भेजते हैं, भारत में उसकी रिडायरेक्शन होनी है। लेकिन अब क्योंकि ये फॉरेन आर्टिकल्स हैं, हो सकता है भारत से आपने डाक वस्तु भेजी है फॉरेन कंट्री के लिए, वहाँ से उसकी रिडायरेक्शन होनी है, या फॉरेन कंट्री से भारत में कोई आर्टिकल आया है उसकी रिडायरेक्शन भारत के भीतर होनी है या भारत के बाहर होनी है, या फिर आपके कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनमें आपको पोस्टेज चार्जेस में छूट दी जाती है, तो वो रिड्यूस्ड चार्जेस वाले आर्टिकल्स की रिडायरेक्शन कैसे होगी, अब ये आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस मेल आइटम्स की। रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया, सतह डाक वस्तुएं जो किसी भी देश से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती हैं, मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, फॉरेन कंट्री है, और ये मान लीजिए आपके पास क्या है, भारत है। अब एक आर्टिकल जो फॉरेन कंट्री से भारत में आता है वितरित होने के लिए, और कैसे आता है, सतह मार्ग के माध्यम से, सरफेस रूट से। अब जब ये डाक वस्तु फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए सरफेस के माध्यम से या सतह के माध्यम से आती है, तो इस डाक वस्तु को भारत के भीतर किसी भी जगह के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। यानी कि डाक वस्तु भारत में आई, जिस जगह पर आई उसका प्राप्तकर्ता भारत में ही किसी दूसरी जगह पर रहता है, तो उस डाक वस्तु को भारत में दूसरी जगह के लिए भेज दिया जाता है। Only first class mail, whether surcharged or unsurcharged, letter, aerogram and postcard are eligible for free redirection by air within India। अब ऐसी डाक वस्तुएं जो सतह मार्ग के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, अगर उनमें फर्स्ट क्लास मेल है, प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं, अब इनलैंड पोस्ट में आपके लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं। फॉरेन पोस्ट में आपने ध्यान रखना, लेटर, एरोग्राम और पोस्ट कार्ड ये किस में आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल या फर्स्ट क्लास मेल होगी, चाहे वो सरचार्ज हो या अनसरचार्ज हो, जिसमें लेटर है, एरोग्राम या पोस्ट कार्ड है, वो भारत में फ्री रिडायरेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। कैसी फ्री रिडायरेक्शन, बाय एयर, हवाई डाक के माध्यम से इनका मुफ्त पुनर्निर्देशन किया जाएगा। अगर फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए लेटर, एरोग्राम या पोस्ट कार्ड आते हैं, चाहे वो सरचार्ज हो चाहे वो अनसरचार्ज हो, उनको भारत के भीतर मुफ्त हवाई पुनर्निर्देशन दिया जाएगा। The other classes of letter mail like printed paper, newspaper, small packet will be forwarded to the new destination India by the surface route only। अब दूसरी जो डाक वस्तुएं, यानी कि वो फर्स्ट क्लास आर्टिकल नहीं है, जैसे प्रिंटेड पेपर है या न्यूज़पेपर है या फिर स्मॉल पैकेट है, अगर ये फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आते हैं और भारत के भीतर इनको रिडायरेक्ट करना पड़ता है, भारत से इनको किसी दूसरे जगह के लिए भेजना पड़ता है, इनके वो जगह भी भारत में ही है, तो ऐसी स्थिति में इनको केवल सतह मार्ग के माध्यम से भेजा जाएगा। Unless the addressee has left written instructions at the post office to redirect such article by air and has made deposit with the post office। और इन डाक वस्तुओं को सतह मार्ग से भेजा जाएगा, लेकिन इनको हवाई मार्ग से भी भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्राप्तकर्ता के निर्देशों की आवश्यकता होगी।
कि प्राप्तकर्ता ने पोस्ट ऑफिस में ऐसे निर्देश दिए हों कि मेरी अगर फॉरेन कंट्री से कोई भी इस तरह की डाक वस्तु आएगी, उसको आपने बाय एयर रीडायरेक्ट करना है, उसको हवाई पुनर्निर्देशन देना है। और या फिर उसने क्या किया हो, साथ में एडवांस में पोस्ट ऑफिस में उस एयर रिडायरेक्शन को कवर करने के लिए डिपॉजिट किया हो। क्या तो पहली जो प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होंगी, चाहे वो सरचार्ज हैं चाहे वो अनसरचार्ज हैं, जिसमें लेटर, एरोग्राम और पोस्ट कार्ड शामिल हैं, भारत के भीतर इनको मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाएगा रिडायरेक्शन के लिए। और दूसरी जो डाक वस्तुएं हैं लेटर पोस्ट की, जो आपकी फर्स्ट क्लास में नहीं आती हैं, जैसे प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर या स्मॉल पैकेट हैं, इनको भारत के भीतर दूसरी किसी भी जगह के लिए आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे किया जाएगा? सरफेस रूट के माध्यम से। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता ने रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे रखी हो पोस्ट ऑफिस में कि मेरी अगर इस तरह की कोई डाक वस्तु आएगी तो उसकी रिडायरेक्शन आपने बाय एयर करनी है, हवाई डाक के माध्यम से करनी है, और साथ में उसने पोस्ट ऑफिस में अगर एडवांस डिपॉजिट किया होगा उस एयर रिडायरेक्शन को कवर करने के लिए, तब इस तरह की डाक वस्तुओं को मुफ्त नहीं कह सकते, तब इस तरह की डाक वस्तुओं को हवाई रिडायरेक्शन दी जाएगी। फिर आगे चलते हैं। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री नॉट अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस फॉर इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी अनदर कंट्री बाय द सरफेस मेल विदाउट एनी चार्ज फॉर द रिडायरेक्शन। अब ऊपर तो हमने कर लिया कि फॉरेन कंट्री से भारत के लिए डाक वस्तु आती है और भारत के भीतर ही उसकी रिडायरेक्शन करनी है। अब कंडीशन थोड़ी अलग हो जाएगी। अब हमें 3 देशों की आवश्यकता है। एक हमारे पास फॉरेन कंट्री आ जाएगी, फिर हमारे पास इंडिया इनके भारत आ जाएगा, और फिर हमारे पास तीसरा कोई अन्य देश आ जाएगा जिसके लिए आपने आर्टिकल को रिडायरेक्ट करना है। अब 3 देशों की हमारे पास आवश्यकता है। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री, फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए एक डाक वस्तु आती है। कैसे? सरफेस मेल यानी कि सतह डाक के माध्यम से, सरफेस रूट के माध्यम से आती है। नोट अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस, और इसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं है, जिसका अर्थ हो जाएगा कि इसके ऊपर डाक शुल्क में कोई भी छूट नहीं मिली है, क्योंकि कुछ आर्टिकल होते हैं जिनके ऊपर आपको चार्जेस में छूट दी जाती है, जैसे हम ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट बोल सकते हैं या न्यूज़पेपर कह सकते हैं, उनके ऊपर चार्जेस में छूट दी जाती है। लेकिन ये जो आर्टिकल प्राप्त हुआ है भारत में सरफेस रूट के माध्यम से, इसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस भी अप्लाई नहीं है। अब भारत से इस डाक वस्तु को किसी अन्य देश को रिडायरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसका प्राप्तकर्ता भारत में नहीं है, वो किसी और देश में रहता है। तो इस डाक वस्तु को भारत से उस तीसरे देश के लिए भेज दिया जाएगा सतह डाक के माध्यम से, और अगर सतह डाक के माध्यम से भेजेंगे कोई भी चार्जेस रिडायरेक्शन के नहीं लगेंगे। बिना किसी डाक शुल्क के इन्हें किसी तीसरे देश को पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा। तो फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए सतह डाक के माध्यम से एक डाक वस्तु प्राप्त होती है, लेकिन उसका प्राप्तकर्ता भारत में नहीं रहता है, वो किसी और देश में रहता है। जब भारत से उस डाक वस्तु को उस देश के लिए भेजा जाएगा जहां प्राप्तकर्ता रहता है, तो अगर उसको सतह डाक के माध्यम से आगे भेजेंगे, लेकिन ध्यान रखना उसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होने चाहिए, तो उस डाक वस्तु को मुफ्त सतह प्रसारण दिया जाएगा। Redirection by air is permitted only on the condition that the sender or the addressee or a third person has undertaken to pay the air surcharge or combined charges as the case may be। अब इसको अगर आपने हवाई डाक के माध्यम से रिडायरेक्ट करना है तो कैसे किया जाएगा? इसके लिए सेंडर को या प्राप्तकर्ता को या तीसरे व्यक्ति को ये दायित्व लेना होगा, इसके जो भी एयर सरचार्ज या कंबाइंड चार्जेस बनेंगे उनका भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। क्या इनको हवाई डाक के माध्यम से भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी एक को, सेंडर को, एड्रेसी को या किसी तीसरे व्यक्ति को दायित्व लेना होगा कि इसके जो भी एयर सरचार्ज या कंबाइंड चार्जेस बनेंगे उनका भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा। Addresses in India wishing to have inward surface correspondence directed by air to any foreign country to which airmail service is available are required to give written instructions and make a deposit in advance in the post office to cover the air surcharge of our redirection।
और फिर उसके बाद है एड्रेसेस इन इंडिया, ऐसी डाक वस्तु जिसका प्राप्तकर्ता भारत में है और वो ये चाहता है कि उसके लिए इनवर्ड सरफेस कोरेस्पोंडेंस। फिर से एग्जांपल लेके समझते हैं, ये फॉरेन कंट्री है, ये हमारा भारत है और ये कोई तीसरा देश है। फॉरेन कंट्री से एक डाक वस्तु भारत में आती है, कैसे आ रही है? वो सरफेस रूट के माध्यम से आ रही है और उसका प्राप्तकर्ता जो भारत में है वो ये चाहता है कि मेरी डाक वस्तु को किसी अन्य देश को रिडायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाए? हवाई डाक के माध्यम से किया जाए। और उस देश के लिए अगर हवाई डाक सेवा उपलब्ध है तो उस डाक वस्तु को बाय एयर रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसके लिए प्राप्तकर्ता को रिटर्न इंस्ट्रक्शंस या लिखित निर्देश देने होंगे और पोस्ट ऑफिस में एडवांस में डिपॉजिट करना होगा, ताकि उस एडवांस डिपॉजिट से एयर सरचार्जेस को जो रिडायरेक्शन के लिए लगेंगे उनको कवर किया जा सके। फिर नेक्स्ट आते हैं, सरफेस मेल आइटम्स ऑन विच रिड्यूस्ड चार्जेस आर अप्लाइड received in India from any country will be redirected by surface mail to any country on payment of। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से एग्जांपल लेते हैं, ये फॉरेन कंट्री है, ये हमारा इंडिया है और ये कोई तीसरा देश है। सरफेस मेल आइटम, फॉरेन कंट्री से भारत में एक डाक वस्तु प्राप्त होती है, कैसे? सरफेस रूट के माध्यम से, और इसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई हैं। यानी कि मान लीजिए एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होता है, इसको सरफेस मेल के माध्यम से अगर आपने किसी तीसरे देश के लिए रिडायरेक्ट करना है, यानी कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आया लेकिन प्राप्तकर्ता किसी और देश में रहता है, तो भारत से उस डाक वस्तु को उस अन्य देश के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा। अगर उसको बाई सरफेस मेल रिडायरेक्ट किया जाता है तो कितने चार्जेस देने होंगे? अब यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे तो फ्री सरफेस ट्रांसमिशन मिलेगा, अगर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई होंगे तो आपको चार्जेस देने होंगे। डिफरेंस बिटवीन पोस्टेज ऑलरेडी पेड and charges if item dispatched direct from country of posting to its new destination and if redirected by air then on payment of air surcharge or combined charges from India to new destination। अब यहाँ पे फिर से हमें एग्जांपल लेनी होगी। ये मान लीजिए फॉरेन कंट्री है, ये इंडिया है और ये तीसरा देश है जिसे वो आर्टिकल भेजा जाना है। अब एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट फॉरेन कंट्री से भेजा जाता है जिसका वितरण भारत में होना हो। क्योंकि ये ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है तो इसमें आपको चार्जेस में छूट दी गई होगी। अब चार्जेस में आपको छूट दी गई होगी तो रिड्यूस्ड चार्जेस वाला आर्टिकल है। अब ये जब फॉरेन कंट्री से भारत में आया तो कैसे आया? सरफेस रूट के माध्यम से आया, सतह डाक के माध्यम से आया। अब भारत से उस देश को, नए देश को भेजना है जहाँ पे उसका प्राप्तकर्ता रहता है, यानी कि भारत से उसकी रिडायरेक्शन की जानी है। अब इस रिडायरेक्शन के लिए चार्जेस लगेंगे। कितने चार्जेस लगेंगे? तो इफ आइटम डिस्पैच्ड डायरेक्ट फ्रॉम कंट्री ऑफ पोस्टिंग टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन, कि बताया गया है जहां से वो आर्टिकल शुरुआत में पोस्ट किया गया था, शुरुआत में जिस कंट्री से उस आर्टिकल को पोस्ट किया गया था, यानी कि जहां से वो भारत में प्राप्त हुआ था, उस फॉरेन कंट्री से अगर डायरेक्टली उस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को उसके नए देश के लिए या उसकी रिडायरेक्टेड कंट्री के लिए भेजना होता, यानी कि फॉरेन कंट्री से डायरेक्ट उसको उसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजना होता, जितने चार्जेस उस स्थिति में लगते वही चार्जेस आपसे भारत के द्वारा लिए जाएंगे जब उस आर्टिकल को भारत के माध्यम से रिडायरेक्ट किया जाएगा। और अगर हम बात करें उसको बाय एयर रिडायरेक्ट करना है, ये तो हमने कर लिया कि सरफेस रूट के माध्यम से रिडायरेक्ट करना है, तो फॉरेन कंट्री से डायरेक्ट अगर उसको नए डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता तो जितने सरफेस रूट के माध्यम से भेजने के चार्जेस लगने हैं वही रिडायरेक्शन के चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर उसको हवाई डाक के माध्यम से रिडायरेक्ट करना है तो कितने चार्जेस लगेंगे? एयर सरचार्ज और कंबाइंड चार्जेस देने होंगे। कितने? अगर उसको भारत से उसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता, ठीक है। अब यहाँ पे इस देश की बात नहीं किया, भारत से अगर उसको उसके नए देश के लिए एयर डाक के माध्यम से या हवाई डाक के माध्यम से भेजना हो तो हवाई डाक के माध्यम से भेजने के लिए एयर सरचार्ज या कंबाइंड चार्जेस जो भी बनेंगे उनका आपको भुगतान करना होगा उसकी हवाई रिडायरेक्शन या पुनर्निर्देशन के लिए। Above charges in case of redirection by surface mail.
सतह डाक के माध्यम से इस तरह के प्रसारण के लिए जो चार्जेस बनेंगे, अगर उनको रिडायरेक्शन से पहले नहीं दिया जाता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड। तो इस तरह के आर्टिकल को इनसफिशिएंटली पेड माना जाएगा और जो भी कमी होगी उसके अनुसार ही चार्जेस लिए जाएंगे। डबल चार्जेस जैसे इनलैंड पोस्ट में लिए जाते हैं वैसे नहीं, सिर्फ नॉर्मल जो चार्जेस हैं वही लिए जाएंगे, दोगुने चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। Airmail items received from any country for delivery in India may be redirected to any place served by inland post. Airmail items हवाई डाक वस्तुएं जो किसी भी देश से भारत में वितरित होने के लिए आती हैं, उनको किसी भी ऐसी जगह के लिए रिडायरेक्ट किया जा सकता है जहां पे अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। Airmail items received from any country for delivery in India may be redirected to another country by air on payment of air surcharges or combined charges, and if redirected abroad by surface mail it will be redirected free of charge. अब यहाँ पे तो सिर्फ ये था कि एयरमेल आइटम है वो किसी भी देश से भारत में वितरित होने के लिए आई और ऐसी जगह के लिए रिडायरेक्शन करनी है जहाँ पे अंतर्देशीय डाक द्वारा ही सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो उनको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी एयरमेल आइटम है फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आती है और उसको किसी ऐसे देश के लिए रिडायरेक्ट करना है कि किसी अन्य देश के लिए रिडायरेक्ट करना है, लेकिन कैसे करना, अन्य देश के लिए रिडायरेक्ट करना है। अब इस स्थिति में तो सिर्फ आपने उसको अंतर्देशीय डाक द्वारा जहाँ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं वहाँ के लिए रिडायरेक्ट करना था, लेकिन किसी दूसरे देश के लिए रिडायरेक्ट करना है तो इसके लिए एयर सरचार्जेस या कंबाइंड चार्जेस आपको देने होंगे। कितने? जैसे अगर आप भारत से उसको नए डेस्टिनेशन के लिए भेजते, जितने एयर सरचार्जेस या कंबाइंड चार्जेस बनेंगे वही आपको रिडायरेक्शन के चार्जेस के रूप में देने होंगे। और अगर आप उसको सतह डाक के माध्यम से भेजते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयरमेल आइटम जो भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त हुई है उसको दूसरे देश के लिए आप सरफेस रूट के माध्यम से भेज रहे हैं तो उसकी रिडायरेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम अ कंट्री अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस। अब एक एयरमेल आइटम है उसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई हैं, वो भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती है, तो उसके ऊपर रिडायरेक्शन चार्जेस कैसे लिए जाएंगे? भाई सरफेस मेल अगर सतह डाक के माध्यम से उसकी रिडायरेक्शन करनी है, यानी कि भारत से उसको उसके नए गंतव्य के लिए सतह डाक के माध्यम से भेजना है, डिफरेंस बिटवीन amount of postage already paid and charges if item had been dispatched originally to its destination। तो कितने चार्जेस लिए जाएंगे? अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑलरेडी पेड, जितने चार्जेस आपने पहले से दे दिए हैं वो चार्जेस, और डिफरेंस निकाला जाएगा उन चार्जेस का जो आपने पहले दे दिए हैं, और चार्जेस अगर आप आइटम को डायरेक्ट उसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजते, क्या ऑफिस उसकी जो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वाली कंट्री है वहाँ से उसको उसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजते, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, वो सरफेस रूट के माध्यम से रिडायरेक्शन के चार्जेस के रूप में आपसे लिया जाएगा। अगर हवाई डाक के माध्यम से आपने भेजना है तो जो भी इस तरह से डिफरेंस निकाला गया है वो चार्जेस, और साथ में सरचार्ज या कंबाइंड चार्जेस अगर बाहर से उसको उसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता, जो भी सरचार्ज या कंबाइंड चार्ज बनते उनका भुगतान प्लस जो भी डेफिशिएंट पोस्टेज या कम डाक शुल्क था वो आपको देना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 20 है अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस, अवितरण योग्य पत्राचार। ऐसी डाक वस्तुएं जिनका वितरण नहीं किया जा सकता, रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, उन्हें मूल देश को वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसी डाक वस्तुएं जिनका भारत में वितरण नहीं किया जा सकता या उनकी रिडायरेक्शन की जा सकती है, उनको उनकी ओरिजिन कंट्री के लिए, यानी कि जहां से उनको पोस्ट किया गया था वहीं के लिए उनको वापस लौटा दिया जाएगा। डिलीवर टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू, और देय शुल्क के भुगतान पर प्रेषक उनका वितरण किया जाएगा। पोस्ट कार्ड अदर देन रजिस्टर्ड, ऐसे पोस्ट कार्ड जो पंजीकृत नहीं हैं, विच डू नॉट बेयर एड्रेस ऑफ सेंडर, और उनके ऊपर प्रेषक का पता भी नहीं हो, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। और अगर अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपंजीकृत प्रिंटेड पेपर है, किताबों के अलावा कुछ और आपने प्रिंटेड पेपर के रूप में भेजा था और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्या और वो बिना वैल्यू के हैं, विल नॉट बी रिटर्न, उन्हें भी वापस नहीं किया जाएगा। Unless a sender has requested their return by a note on address side in language known in destination country, जब तक कि प्रेषक ने उनकी वापसी के लिए डेस्टिनेशन कंट्री की नॉन लैंग्वेज में एड्रेस साइड के ऊपर एक नोट ना दिया हो
कि अगर वितरित नहीं हो पाते हैं तो इनको वापस करना है। अगर प्रेषक ने इस तरह का नोट नहीं दिया है तो अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स को वापस नहीं भेजा जाता है। अनडिलीवरेबल मेल इज नॉर्मली रिटर्न्ड बाई सरफेस। जो भी अवितरण योग्य डाक होती है उसको नॉर्मली सतह डाक के माध्यम से वापस किया जाता है जब तक कि प्रेषक ने उनकी हवाई डाक के माध्यम से वापसी के लिए रिक्वेस्ट ना की हो। Correspondence originally posted in India and return will be treated on delivery as follow। एक ऐसी डाक वस्तु जिसे भारत से पोस्ट किया गया था और फॉरेन कंट्री में अगर उसका वितरण नहीं हो पाता है तो जब वो डाक वस्तु भारत में वापस आएगी प्रेषक को वितरित करने के लिए, इफ ओरिजिनली प्रीपेड टू इट्स फर्स्ट एड्रेस, अगर आपने इसको पहले प्रीपेड करके भेजा था तो वितरण इसका फ्री ऑफ चार्ज आपको किया जाएगा। इफ ओरिजिनली अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड टू इट्स फर्स्ट एड्रेस, अगर आपने इसको जब पोस्ट किया था फॉरेन कंट्री के लिए तो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड के रूप में किया था, इट विल बी चार्ज्ड इफ इट हैड कम डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन इन इंडिया एज अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड कोरेस्पोंडेंस। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? अगर फॉरेन कंट्री से एक आर्टिकल अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड के रूप में आता है तो जैसे वो प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा उसी तरह से ऐसा आर्टिकल जिसे आपने भारत से पोस्ट किया फॉरेन कंट्री के लिए अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड के रूप में और वो वापस आया, वो उसका वितरण फॉरेन कंट्री में नहीं हो सका, तो जब वो वापस आएगा सेम उसी आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे फॉरेन कंट्री से एक अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल भारत में वितरित होने के लिए आता है। इंश्योर्ड लेटर्स सेंट बैक एज सुन एज पॉसिबल। इंश्योर्ड आर्टिकल उनको भी तुरंत वापस किया जाएगा अगर उनका वितरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 21। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में सेम रूल जैसे प्राइवेट कोरेस्पोंडेंस के ऊपर अप्लाई रूल होते हैं वही सेम रूल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। Taxing of postage on unpaid and insufficiently paid mail same rate as for private article। फिर इनके ऊपर अगर आपने ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड के रूप में भेजा है तो जैसे प्राइवेट आर्टिकल्स के ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं वही दर के अनुसार इनके ऊपर भी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर प्री पेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने भारत से ऑफिशियल आर्टिकल भेजना है फॉरेन कंट्री के लिए तो उसके ऊपर भुगतान करते समय सर्विस स्टैम्प्स का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर कैन नॉट बी पेड बाय मींस ऑफ सर्विस स्टैम्प। फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए अगर कोई भी ऑफिशियल डाक वस्तु आती है और वो अनपेड है तो उस डाक वस्तु के लिए भुगतान करते समय आप सर्विस स्टैम्प्स का या सेवा टिकटों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पोस्टेज मार्क्ड ड्यू ऑन सच आर्टिकल्स विल बी इनिशियल्ड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ पोस्ट ऑफिस। और ऐसी डाक वस्तुएं जब भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती हैं तो उनको पोस्ट ऑफिस के अधिकृत अधिकारी के द्वारा अध्याक्षरित किया जाता है, यानी कि ड्यू के रूप में जो चार्जेस होंगे उनको पोस्ट ऑफिस के अधिकृत अधिकारी के द्वारा इनिशियल किया जाएगा, अध्याक्षरित किया जाएगा, हस्ताक्षर किए जाएंगे। रूल नंबर 22 है कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों का पत्राचार शुड बी एड्रेस्ड टू इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं कि भारत के बाहर जो सशस्त्र बलों के कर्मी हैं उनके पत्राचार को या तो आपने इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 APO या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजना है, क्योंकि हमारे पास एक और APO है आर्मी पोस्ट ऑफिस है 99 APO, लेकिन आपने ऐसी डाक वस्तुएं जो भारत के बाहर कार्यरत सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भेजनी है उनको 56 APO या 1 CVPO कह सकते हैं या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर ही भेजना है। 99 APO या 2 CVPO के पते पर इनको कभी भी नहीं भेजना है। शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स, अंतर्देशीय दरों के अनुसार इनके लिए पूरा भुगतान करना होगा। इनको हर एक उद्देश्य के लिए अंतर्देशीय डाक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनको पोस्टेज चार्जेस से छूट नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है तो चार्जेस में छूट है, ऐसा कुछ नहीं है, इनके ऊपर छूट नहीं दी जाती है।
कस्टम डिक्लेरेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद आउटवर्ड मेल, जावक डाक वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क घोषणाएं और औपचारिकताएं। लेटर पोस्ट आर्टिकल, ऐसे लेटर पोस्ट आर्टिकल जिनमें ड्यूटीएबल गुड्स हों, सीमा शुल्क योग्य कोई भी सामान हो, या फिर स्मॉल पैकेट, इनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होने चाहिए। इसके साथ, स्मॉल पैकेट के साथ, और लेटर पोस्ट आइटम जिसमें कोई भी ड्यूटीएबल सामान हो, शुल्क लगने योग्य कोई भी सामान वाली पत्र डाक वस्तुओं के लिए कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म की आवश्यकता होती है। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक ग्रीन कस्टम लेवल आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। ये फॉर्म नंबर आपने याद रखने हैं, ग्रीन कस्टम लेवल C1, डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म C2 CP3। अब जो C1 लेवल है एक एडिजिव लेवल होता है, चिपकने वाला लेवल होता है, जिसे आर्टिकल के लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर में एड्रेस साइड वाली साइड चिपकाया जाता है। कहाँ पे? प्रेषक के नाम के नीचे, प्रेषक के नाम और पते के नीचे चिपकाया जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में किया था कि किसी भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर जब प्रेषक का नाम लिखा जाएगा तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा, उसके नीचे कोई भी ऑफिशियल इंडिकेशन देनी है, निर्देश देना, वो दिया जाएगा। तो C1 लेवल एक एडिजिव लेवल होता है जिसे एड्रेस साइड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में प्रेषक के नाम और पते के नीचे चिपकाया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपडेट है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था। और जो C1 लेवल है उसको आर्टिकल के ऊपर चिपकाया जाता है। C2 CP3 की बात करें, सभी इंश्योर्ड आर्टिकल्स के साथ इसको पेस्ट किया जाता है या सिक्योरली उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। इन केस ऑफ VP आर्टिकल्स कंटेनिंग ज्वेल्स, गोल्ड और करेंसी नोट्स, अगर कोई भी VP आर्टिकल भेजा है जिसमें ज्वेलरी हो, गोल्ड हो या करेंसी नोट हो जिनके लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी है, इट मस्ट हैव अ डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म एनक्लोज्ड इनसाइड आर्टिकल। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें दोनों कस्टम फॉर्म का यूज किया जाएगा। जो डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आर्टिकल के अंदर डाला जाएगा, उसको आर्टिकल के अंदर संलग्न कर दिया जाएगा। और जो C1 लेवल है यानी कि ग्रीन कस्टम लेवल है उसको आर्टिकल के ऊपर चिपकाया जाएगा। और उस ग्रीन कस्टम लेवल के ऊपर क्या शब्द होंगे? कस्टम्स मे बी ओपनड ऑफिशियली, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इन केस ऑफ इंश्योर्ड बॉक्सेस, अगर कोई इंश्योर्ड बॉक्स है, बीमित बॉक्स है, तो C1 फॉर्म का जो टॉप पार्ट होता है उसको हमेशा आर्टिकल के ऊपर चिपकाया जाएगा और C2 CP3 उसको बॉक्स के अंदर रखा जाएगा, इसके ऊपर जोड़ दिया जाएगा। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स शुड बी फिल्ड बाय सेंडर एंड विद एक्यूरेट एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट। जब भी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा प्रेषक के द्वारा भरा जाएगा और कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर उसकी सामग्री के बारे में एक्यूरेट और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, विस्तृत विवरण होने चाहिए। यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 भी हमारा खत्म हो जाता है। सेक्शन नंबर 3 में आता है कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। थोड़ा सा इसके बारे में भी कर लेते हैं कि जो पत्र डाक की विभिन्न तरह की वस्तुएं होती हैं उनके लिए शर्तें। सबसे पहले लेटर्स की बात करते हैं। लेटर में नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल टू नेचर ऑफ लेटर एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में करेंगे, जर्नल प्रोहिबिशंस के बारे में करेंगे। वहाँ पर किसी भी लेटर के लिए क्या क्या प्रतिबंधित है वो सामान्य निषेधों को छोड़कर बाकी इसके ऊपर कोई भी अधिक विशेष प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। अब दूसरी बात, जो भी आपके लेटर होते हैं उनमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। एनी अदर लेटर, एक लेटर है उसके अंदर आपने कोई दूसरा लेटर डाल के नहीं भेजना है। नोट और डॉक्यूमेंट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस एक्सचेंज्ड बिटवीन पर्सन अदर देन द सेंडर एंड एड्रेसी और फैमिली मेंबर्स और बोनाफाइड गेस्ट। एक लेटर आपने भेजा है, उस लेटर में उस लेटर को भेजने वाले या उस लेटर को प्राप्त करने वाले या प्राप्तकर्ता के फैमिली मेंबर या उसके बोनाफाइड गेस्ट, इनके अलावा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भी और लेटर, नोट या डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो। यानी कि जिसने लेटर भेजा है और जिसके लिए लेटर भेजा गया है उसके फैमिली मेंबर्स या उसके जो बोनाफाइड गेस्ट होंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए उस लेटर में अन्य कोई लेटर या कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु तो नहीं हो सकती है, कुछ भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस जैसा हो सकता है, उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी उस लेटर में नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति पत्र जैसी हो या जिसमें व्यक्तिगत संचार जैसा कुछ हो।
the outward articles if found infringing this condition। अब भारत से एक आर्टिकल आपने फॉरेन कंट्री के लिए भेजा है, वो आर्टिकल क्या है, लेटर है, वो ये शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। इट विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन बट रिटर्न टू सेंडर, इसे गंतव्य के लिए नहीं भेजा जाएगा बल्कि इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। एच सच डॉक्यूमेंट ट्रीटेड एज अनपेड लेटर एंड चार्ज्ड डबल द पोस्टेज एट इनलैंड रेट, और ऐसे प्रत्येक डॉक्यूमेंट को अनपेड लेटर की तरह माना जाएगा। अब क्या किया, मैंने एक आर्टिकल लेटर भेजा मैंने फॉरेन कंट्री के लिए। अब जो उस आर्टिकल का प्राप्त करता है, उस प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी मैंने उस लेटर में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट डाल के भेजा है जिसमें व्यक्तिगत या फिर जिसमें करंट कोई भी कोरेस्पोंडेंस या पत्राचार हो, तो वो आर्टिकल फॉरेन कंट्री के लिए नहीं भेजा जाएगा, मुझे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जब मुझे वापस किया जाएगा तो उस लेटर में से जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट निकलेंगे जो उस लेटर में नहीं होने चाहिए थे, उन सभी को अनपेड लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा और अंतर्देशीय दरों के अनुसार दोगुने शुल्क मुझे हर एक उस अनपेड लेटर के लिए देने होंगे। इन द केस ऑफ इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स इनफ्रिंगिंग दिस कंडीशन, अब लेकिन फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए अगर कोई ऐसा लेटर आता है, डबल द पोस्टेज एट इंटरनेशनल रेट्स विल बी चार्ज्ड ऑन ईच इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इन पर्टिकुलर एनवल्प। एक एनवल्प में जितने भी डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जिनको इस लेटर में नहीं होना चाहिए था, उन सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुसार दोगुने डाक शुल्क लिए जाएंगे जो प्राप्तकर्ता से उस आर्टिकल की डिलीवरी के समय प्राप्त किए जाएंगे। आर्टिकल्स लायबल टू कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट दोज एड्रेस टू कंट्रीज विच अलो इन कलेक्शन ऑफ ड्यूटीएबल आर्टिकल्स इन लेटर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लेटर में कोई भी ड्यूटीएबल आर्टिकल नहीं भेजना है, सिवाय उन देशों के जो देश ऐसे लेटर्स में जो लेटर्स में इस तरह के शुल्क योग्य सामान को प्राप्त करते हैं, उनके अलावा किसी अन्य देश के लिए ड्यूटीएबल सामान या सीमा शुल्क योग्य सामान आपने लेटर में नहीं भेजना है। फॉर्मेट या डायमेंशंस की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, द सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ लेटर शुड नॉट एक्सीड 900 मिलीमीटर। किसी भी पत्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों का योग 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनलैंड आर्टिकल और फॉरेन आर्टिकल में मिक्स नहीं कर देना है, अलग अलग दोनों को याद रखना है। ग्रेटेस्ट डायमेंशन शुड नॉट बी मोर देन 600 मिलीमीटर, और लेटर की जो सबसे बड़ा आयाम होगा, सबसे बड़ी डायमेंशन होगी वो 600 मिलीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर, 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रोल फॉर्म में बात करें, आप रोल फॉर्म में भी लेटर को भेज सकते हैं। तो रोल फॉर्म में अगर भेजते हैं तो लेटर की लंबाई प्लस उसके डायामीटर या व्यास का दोगुना 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी डायमेंशन है वो 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रोल फॉर्म में। और अगर रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में आप इसको भेजते हैं तो ये याद रखना है। मिनिमम की बात करें, न्यूनतम की बात करें, लेटर शुड हैव अ सरफेस मेजरिंग नॉट लेस देन 90 बाई 140 मिलीमीटर। किसी भी पत्र की सतह का न्यूनतम माप 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसमें टॉलरेंस भी है, यानी कि ±2 मिलीमीटर ज़्यादा या कम होगा वो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और रोल फॉर्म में न्यूनतम की बात करें, लंबाई प्लस डायमीटर का दोगुना 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट डायमेंशन 100 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपको रिकमेंड किया जाता है कि किसी भी लेटर की डायमेंशंस 120 बाई 235 मिलीमीटर से कम ना हो, ठीक है। इससे कम ऊपर हो जैसे हमने किया अब हो सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि ऐसा ना हो तो बेहतर होगा। थिकनेस जो वो 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए किसी भी लेटर की। रेशो ऑफ लेंथ और ब्रेथ की बात करें, लंबाई और चौड़ाई की रेशो की बात करें तो वो √2 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेटर्स आर ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड एनवल्प्स। अब देखो ये सारी कंडीशंस इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में लेटर्स को स्टैंडर्ड एनवल्प्स की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड एनवल्प होते हैं उनकी छंटाई ऑटोमेटिक मशीन्स में की जाती है, उनकी प्रोसेसिंग छंटाई मशीनों में की जाती है। इसलिए तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि इस तरह के आपके आर्टिकल होने चाहिए, लेटर इस तरह के होने चाहिए, और एनवल्प जो है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। मैक्सिमम वेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेम जैसे हमने इनलैंड आर्टिकल्स के बारे में किया था कि कोई भी इनलैंड आर्टिकल है उसका मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम हो सकता है, उसी तरह से फॉरेन लेटर का मैक्सिमम वेट भी 2 किलोग्राम हो सकता है। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, शर्तों का उल्लंघन होने पर क्या जुर्माना लगेगा।
Articles which do not conform to conditions prescribed above are liable to be returned to sender. ऐसे आर्टिकल या ऐसे लेटर जो ऊपर दी हुई शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनको प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और कोई भी ड्यू चार्जेस होंगे तो वो प्रेषक से वसूल कर लिए जाएंगे. However, the country of destination may deliver according to its इंटरनल लेजिस्लेशन. लेकिन अगर कोई भी गंतव्य देश अपने कानूनों के अनुसार इस तरह की डाक वस्तुओं का वितरण करना चाहता है तो वो कर सकता है. इफ द ब्रीच रिलेट्स टू एक्सीडिंग द मैक्सिमम वेट परमिटेड. मैक्सिमम वेट हमें बताया गया कि लेटर का 2 किलोग्राम हो सकता है. अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, लेटर का वेट 2 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो उस आर्टिकल को अनुमति दी जाएगी, उस लेटर को अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन चार्जेस आपसे उसके एक्चुअल वेट के अनुसार ही लिए जाएंगे. फिर बात करें अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स की, तो अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स ऑफ सरफेस मेल आर फॉरवर्डेड टू देयर डेस्टिनेशन टैक्स्ड विद द डेफिशिएंसी. अगर पत्र हैं और वो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड हैं, अगर उनको सतह डाक के माध्यम से भेजना है तो उनको उनके गंतव्य के लिए भेज दिया जाएगा, सिर्फ जो डेफिशिएंसी होगी उसकी वसूली करने के बाद. अब इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है. अमाउंट इज टैक्स्ड मल्टीप्लाइंग बाई रेशो बिटवीन रेट ऑफ फॉरेन लेटर इन फर्स्ट बेट स्टेप इन डेस्टिनेशन कंट्री. गंतव्य देश में पहले बेट स्टेप में जो भी लेटर रेट होगा, इनके पत्र डाक दर जो होगी, अब वेट स्टेप मैंने बताया था जैसे 0 से 50 ग्राम तक इतने चार्जेस, 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक इस तरह से चार्जेस, तो ये क्या हो जाते हैं, बेट स्टेप हो जाते हैं. तो अमाउंट कैसे निकाली जाती है, फॉरेन कंट्री में लेटर रेट जो फर्स्ट बेट स्टेप में होगा और उसके दूसरा देखा जाएगा फॉरेन लेटर का जो फर्स्ट बेट स्टेप में चार्जेस होंगे या रेट होगा भारत में, उनकी क्या निकाली जाएगी, उनकी रेशो निकाली जाएगी और रेशो के बाद हैंडलिंग चार्जेस भी जोड़े जाएंगे 2 रुपये 50 पैसे. तो रेशो को मल्टीप्लाई किया जाएगा और हैंडलिंग चार्जेस 2 रुपये 50 पैसे जोड़कर चार्जेस निकाले जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट, इनलैंड लेटर कार्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज. विदेश के लिए पत्राचार अगर आप भेजना चाहते हैं तो इसके लिए इनलैंड लेटर कार्ड का, अंतर्देशीय पत्र कार्ड का यूज आप नहीं कर सकते सिवाय भूटान, बांग्लादेश और नेपाल. इन तीनों देशों को ये आप इनलैंड लेटर कार्ड भेज सकते हैं. इसके अलावा किसी अन्य देश को अगर आप इनलैंड लेटर कार्ड भेजते हैं तो इनको इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाता है. फिर इनलैंड लेटर नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, लेटर माना जाता है और इनसफिशिएंटली पेड माना जाता है और उसी के अनुसार इसके ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं. तो आज की वीडियो में रूल नंबर 28 तक करेंगे. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज की वीडियो में कवर किया है, अच्छे से इनको समझ लेना है. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं. धन्यवाद.